अच्छा बेटा, फर्स्ट क्लास है तो पहले हमें जरा बेसिक पेपर पैटर्न और चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। तो आइएगा जरा यहाँ पे हम लोग अपने पहले पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। ओ लेवल पेपर पैटर्न। ठीक है। आपके सब्जेक्ट का जो कोड है वो 2281 है। आई होप आपको ये बात तो पता होगी कि 2281 इज योर सब्जेक्ट कोड। अच्छा, अब देखो बेटा, ओ लेवल इकोनॉमिक्स में आपके पास दो पेपर्स आते हैं। एक आपके पास होता है पेपर वन, सही है, और एक आपके पास होता है पेपर टू। ठीक है, एक पेपर वन होता है, एक आपका पेपर टू चल रहा होता है। अब यहाँ पे कहानी क्या होती है जरा समझना। बेटा, पेपर वन जो आपका होता है ये 30 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको करने के लिए 45 मिनट्स मिलते हैं। 45 मिनट्स टू अटेम्प्ट योर पेपर। सही है। और यहाँ पर आपके पास 30 MCQs आते हैं। ये पेपर वन आपका प्योर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, जहां पे आप बिल्कुल बेसिक, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आपने उनको करेक्ट करना होगा, जो भी आपके पास, हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे थ्रू आउट इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसकी एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, वो ये होती है कि आप लोगों को जो नोट्स मिलेंगे उसके अंदर आपके पास एक बुक होती है पेपर वन टॉपिकल के नाम से। उसमें हर टॉपिक के तकरीबन भी 70-80 MCQs, किसी के साथ 100-100 भी हैं। तो वो सारे एमसीक्यूज आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करने हैं साथ साथ, ताकि आप लोगों का हाथ उस पर सेट हो जाए। अब देखो, 1000 MCQs उस बुक में है। 1000 MCQs का मतलब कि यार क्या 10 MCQs भी रिपीट नहीं होंगे? कुछ भी नहीं है, मैं 1% की बात कर रहा हूँ। 1000 में से 10 1% होता है, या पता नहीं 0.1% होता है, कुछ भी नहीं होता भाई। कुछ ना कुछ तो रिपीट होगा। अब रिपीट का मतलब ये भी नहीं है कि एग्जैक्टली वही आ जाएगा। रिपीट का मतलब ये होता है कि वो थोड़ा सा मिलता जुलता, या फिर ऐसी कोई चीज आपको दे देगा जो आपने ऑलरेडी पहले से की भी होगी, और आपको आइडिया होगा कि हाँ यार ये मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं अपने एमसीक्यू के पेपर में, वो ये है कि भाई आपके पास चार ऑप्शंस आते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता, आप पूरा क्वेश्चन ही छोड़ के आगे बढ़ जाते हो। यार ये बहुत गलत तरीका है। बेटा, चार ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, चार ऑप्शन का मतलब है कि देर इज 25% चांस कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए। 25% चांस होता है कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए भाई। तो अगर कुछ ना समझ आए ना तो उसको छोड़ा नहीं करें। अल्लाह अकबर, टेक आगे। जो करीब करीब आपको लग रहा है कि ये मेरा क्लोजेस्ट आंसर होगा तो मुझे ये अटेम्प्ट करना चाहिए। सही। अच्छा, आपने हर एमसीक्यू को 1.5 मिनट देना है। 1.5 मिनट ईच। सही है। हर एमसीक्यू को 1.5 मिनट देना है। 1.5 मिनट से ज्यादा एक्सीड नहीं करना, छोड़ दो, आगे बढ़ो। बाकी एमसीक्यूज करो। फिर वापस आओ उस पे जो आपने छोड़ा है, और फिर अपने जो आपने छोड़ा है उसको प्रॉपर तरीके से देखें। करेक्ट समझ आता है कर दो, नहीं समझ आता अल्लाह अकबर, खत्म। सही। बात करते हैं जरा बेटा पेपर टू के ऊपर। पेपर टू क्या होता है भाई? बेटा, पेपर टू जो आपके पास होता है ये 2.25 घंटे का पेपर होता है। ठीक है। यहां पर आपके पास दो सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, और दूसरा आपके पास आता है बेटा सेक्शन बी। सेक्शन ए जो आपके पास होता है ये एक डेटा रिस्पॉन्स होती है, और इसकी वेटेज होती है 30 मार्क्स। 30 मार्क का होता है ये। अब इसमें होता क्या है बेटा, इसके अंदर अगर आप लोग बिजनेस स्टडीज भी पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से मेजोरिटी पढ़ ही रहे होंगे। जैसे बिजनेस स्टडीज में होता है ना, केस गिवन होता है, और आपको केस के अंदर इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपने आंसर को डेवलप करना पड़ता है। सेम उसी तरह इकोनॉमिक्स में आपके पास जो सेक्शन ए आता है उसके अंदर आपको मिलती है डेटा रिस्पॉन्स। आप डेटा रिस्पॉन्स को पूरा पहले पढ़ते हैं। उसके अंदर पूरी इकोनॉमी की कुंडली गिवन है। कुंडली का मतलब कि भाई वहां पे क्या हालात चल रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट के क्या हालात हैं, वहां पर जीडीपी का क्या हालात है, वहां पर कस्टमर क्या चाहता है, प्रोड्यूसर क्या चाहता है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, हर चीज वहां पे गिवन है। उसको देखते हुए उसके हिसाब से आपने आंसर ड्राफ्ट करना है। सही है। 30 मार्क का है तो ये ABCDEFGHIJ जहां तक जाना चाहे जा सकता है। 30 मार्क उसने पूरे करने हैं। हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन होता है, जो इसका लास्ट पार्ट है, अगर उसमें लिखा हुआ है डिस्कस, तो इसका मतलब मैं आपको अभी सेक्शन बी के टाइम पे बताऊंगा। सही। सेक्शन बी पे आ जाए। बेटा, सेक्शन बी में आपके पास चार क्वेश्चंस आते हैं, और आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन की चॉइस। सही। अब हर क्वेश्चन 20 मार्क का होता है, एट 20 मार्क्स ईच।
हर क्वेश्चन कितने मार्क का है भाई? 20 मार्क का क्वेश्चन है। यानी कि सेक्शन बी आपका कितने मार्क का हो चुका है? सेक्शन बी आपका 60 मार्क का हो चुका है। तो बेटा 60 मार्क ये, 30 मार्क ये, तो टोटल पेपर टू आपका कितने मार्क का बनता है भाई? वो आपका बनता है 90 मार्क का। 90 मार्क का पेपर होता है आपका, पेपर टू। सही है। तो ये आपके पास 90 मार्क का पेपर आ जाएगा। अच्छा, अब सर सेक्शन बी में क्वेश्चंस कैसे टेस्ट होते हैं ये समझना जरा। बेटा आपके पास सेक्शन बी में जो 4 सवाल आते हैं, उस हर सवाल के आपके पास 4 पार्ट्स आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अब ये टेस्ट कैसे होते हैं? बेटा पार्ट ए आपके पास होता है 2 मार्क का। ये सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि आपसे बोल देगा भाई डिफाइन ये, डिफाइन वो, लिस्ट फैक्टर्स, बेसिक 2 मार्क आपने यहाँ पे उठाने। पार्ट बी जो आपके पास होता है बेटा, ये आता है 4 मार्क का। सही है। अब इसके अंदर थोड़ी सी आपकी जो लेंथ है आंसर की बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है सारी चीजें बताऊंगा। फिर आता है आपके पास 6 मार्क का क्वेश्चन, और फिर आता है आपके पास 8 मार्क का क्वेश्चन। सही है। अब मैं जो अपने बच्चों को एक फॉर्मूला याद करवाता हूँ ना मार्क्स गेन करने का, वो फॉर्मूला क्या है कि 1 वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स। 1 वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स। यानी कि अगर 2 मार्क का सवाल है तो कितने पॉइंट आपने लिखने हैं? एक। 4 मार्क का है तो कितने पॉइंट लिखने हैं? 2। 6 मार्क का है तो कितने पॉइंट लिखने हैं आपने? 3 पॉइंट। सही है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और बेटा हर पॉइंट का सेपरेट पैराग्राफ। मैं बोल बोल के पागल हो जाता हूँ, बोल बोल के ये चीज समझा समझा के मेरी जो है ना दिमाग की बत्ती गुम हो जाती है कि भाई पैराग्राफिंग पैराग्राफिंग पैराग्राफिंग। इकोनॉमिक्स में आप लिस्ट डाउन नहीं करते, आप नंबरिंग नहीं करते, आप हेडिंग्स नहीं डालते। आप एग्जामिनर को कैसे बताओगे कि आपका पॉइंट चेंज हो रहा है? वो आप बताएंगे थ्रू पैराग्राफिंग। सही है। पैराग्राफ एंड होगा आपका, जैसे ये पैराग्राफ एंड हुआ, आप ये वाली लाइन छोड़ दोगे, उसके बाद यहां से स्टार्ट करोगे। ये पैराग्राफ एंड हुआ, लाइन छोड़ी आपने, यहां से स्टार्ट करना शुरू करो। समझते हैं बेटा बात को? तो ये बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये हैं तो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, बट इससे आपके मार्क्स चले जाते। समझे? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल आया हमारे पास, तो पैराग्राफ चेंज करते वक्त मोर ओवर लिखते हैं, छोड़ दो। मोर ओवर वगैरह जब आप आंसर डेवलप करोगे ना, ड्राफ्ट करोगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा आपने क्या लिखना। सही है। मोर ओवर लिख लो, इन एडिशन लिख लो। सही है। अच्छा बेटा हम लोग पार्ट डी की जरा बात करते हैं। पार्ट डी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट डी जो आपके पास होता है ना भाई, ये होता है डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन। डिस्कस का मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट है कोई ना कोई, खुजैमा फॉर एग्जाम्पल। मैं खुजैमा से कहता हूँ, खुजैमा मुझे एक बात ये बताओ, क्या आपको अपनी फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहिए, बाहर दूसरे मुल्क जाना चाहिए? अच्छा, अब खुजैमा बोलेगा कि यार अगर तो मैं बाहर जाता हूं तो मुझे ये फायदा है। क्या क्या फायदा है आपको? कि भाई मेरी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, बाहर चोरी चकारी नहीं है, और बाहर क्राइम रेट कम है, बाहर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, ये है वो है, सारी बातें उसने बता दी। उसके बाद वो मारेगा यू टर्न, और यू टर्न मारने के लिए वो टर्म यूज करेगा हाउ एवर। हाउ एवर मेरी फैमिली वहां पे नहीं है, मेरे दोस्त अहबाब वहां पे नहीं है, मैं इतना फ्रीडम वहां पे नहीं देख सकता जो मुझे फ्रीडम यहाँ पे मिलती है। ठीक है। वहां पर इस तरह का माहौल नहीं है, ये है वो है। तो बेटा जब भी डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन आता है, जब भी डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव दोनों बताने हैं। दोनों साइड पे खेलना है, जो चीज मैं आपको पहले बता रहा था यहाँ पे, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों पे खेलना है आपने। सही है। अब सवाल, सर आपने तो कहा कि 1 वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट इज इक्वल टू 2 मार्क्स, यानी कि 8 मार्क के हिसाब से अपने को 4 पॉइंट लिख देने चाहिए। बट बेटा यहां पर थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन है ना। यहां पर मिनिमम मिनिमम 5 पॉइंट्स आपने लिखने, मिनिमम 5 पॉइंट आपने लिखने। या तो आप 3 फेवर में और 2 अगेंस्ट में लिख दो, या तो आप 2 फेवर में 3 अगेंस्ट में लिख दो, बट आपने 5 पॉइंट पूरे करने हैं। बेहतरीन तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि 3 फेवर में लिखो और 3 अगेंस्ट में। ये सबसे बेस्ट तरीका। सही। टाइम है तो इसको फॉलो करें, टाइम की कमी है तो फिर इनमें से किसी को फॉलो करें। अगर डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन है और आपने सारे के सारे पॉइंट सिर्फ फेवर में डाल दिए,
या आपने सारे के सारे पॉइंट सिर्फ अगेंस्ट में डाल दिए, बेटा आप 10 पेज लिख के आ जाओ, मैक्सिमम 5 मार्क मिलेंगे, 5 मार्क से ज्यादा नहीं मिलेगा। एग्जामिनर बोलेगा कि भाई तुमने अगेंस्ट में तो बात ही नहीं की, या तुमने टू साइडेड तो हो ही नहीं हो, तो मैं तुम्हें किस बात के मार्क्स दूं। सही। तो इस तरह की चीजें हमारे पास पेपर पैटर्न में आ रही होती है। बेटा कोई सवाल किसी का पेपर पैटर्न के हवाले से, सारी बातें क्लियर हो गई हैं? पेपर पैटर्न के हवाले से किसी का कोई सवाल? अच्छा बेटा, जो जो बच्चे अभी क्लास में हैं और ग्रुप में नहीं है, वो काइंडली जरा क्लास के बाद मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है। बेटा हमारे सही है, जबरदस्त। बेटा हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से एक वो रखी जाती है, मीटिंग रखी जाती है, जहाँ पे वो टीचर्स को ट्रेन करते हैं, टीचर्स को बताते हैं कि यार आपका बच्चा ये मिस्टेक कर रहा है। क्योंकि देखो हम तो टीचर हैं, हम एग्जामिनर नहीं है। अगर तो हम एग्जामिनर होते तो हमें पता होता कि यार बच्चा कहाँ पे मार खाता है। तो एग्जामिनर हमें बताता है कि यार आपका बच्चा जो है ना ये गलती करता है। तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस, मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स थे, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वहां पे पूछे। वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूं, जो मेरा नहीं ख्याल कोई भी टीचर आपको बताएगा। हमने एग्जामिनर से पहला सवाल पूछा कि यार ये जो पार्ट डी है, ये डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्या बच्चे को आंसर के आखिर में कंक्लूजन देना है कि यार मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, जिस तरह आप लोग बिजनेस स्टडीज में देते हो। और आई एम श्योर जो जो बच्चे यहाँ पे किसी स्कूल से या किसी एकेडमी से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो मेजोरिटी लिख रहे होंगे कंक्लूजन। एग्जामिनर ने कहा कि अगर तुम्हारे बच्चे को टाइम वेस्ट करने का शौक है तो कंक्लूजन लिखवा दो। ना मैं गलत करूंगा ना मैं सही करूंगा, मैंने मार्क एक नहीं देना उसका। यानी कि यहाँ पे एग्जामिनर कहता है कंक्लूजन देना इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जो एक मिसकंसेप्शन हमारा शुरू से बनता हुआ आता है ना कि यार हमें कंक्लूजन देना है या हमें बताना है क्या चीज ठीक है क्या चीज गलत है, कंक्लूजन नहीं देना। ये बात अपनी याद कर लें, पार्ट डी में 8 मार्क में डिस्कस वाले क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं देना। ठीक है। एक बात ये। अच्छा, फिर एग्जामिनर से पूछा कि यार क्या डायग्राम बनाना जरूरी है? क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में दिल है तभी तो आप फंक्शन कर रहे हो ना। अगर दिल नहीं हुआ तो आप जिंदा कैसे रहोगे? इसी तरह बेटा इकोनॉमिक्स का जो दिल है ना वो डायग्राम्स है। अगर आप इकोनॉमिक्स के आंसर में डायग्राम नहीं बनाओगे तो मजा नहीं आएगा। तो एग्जामिनर से इसी से लिंक करते हुए मैंने पूछा कि सर एक बात बताएं, क्या डायग्राम बनाना जरूरी है? एग्जामिनर ने कहा कि यार जब तक मैं ना मांगू ना जरूरत नहीं। यानी कि एग्जामिनर खुद आपको बोलेगा कि एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, जो कि यूजुअली पार्ट सी में होता है। एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, ये वो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सारी बातें समझ आएंगी। तो एग्जामिनर ने ये बात बोल दी कि जब तक मैं ना मांगू कोई जरूरत नहीं है। बट एग्जामिनर ऐसा दीवाना आदमी है और ऐसा झूठा आदमी है, वहां पर ट्रेनिंग में एग्जामिनर ना हमें आंसर स्क्रिप्ट्स पकड़ाता है टीचर्स को कि आप लोग चेक करके अपने हिसाब से मार्किंग दो। मेरे पास दो स्क्रिप्ट्स आई, सबके पास स्क्रिप्ट्स गई थी। तो उस स्क्रिप्ट से मैंने खोल के देखी ना, एक बच्चे ने पार्ट डी में डायग्राम नहीं बनाई हुई थी और एक ने डायग्राम बनाई हुई थी। अब एग्जामिनर की बात याद रखना, एग्जामिनर ने कहा था यार जब तक मैं ना मांगू जरूरत नहीं है। सही है, जब तक मैं ना मांगू कोई जरूरत नहीं। एग्जामिनर ने क्या किया, जिस बच्चे ने डायग्राम बनाई थी ना उसको एक्स्ट्रा मार्क दिया हुआ था। अब देखो झूठा कितना है, अपनी बात से खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। पहले कहता है कि भाई जब तक मैं ना बोलूं नहीं बनाना, तो फिर मार्क्स किस बात के? बट उसने बच्चे को मार्क्स दिए हुए थे। ठीक है। तो बेटा पार्ट डी में आप डायग्राम बनाएंगे। पार्ट डी में, पार्ट डी में ऑलवेज ड्रॉ रेलिवेंट डायग्राम। ड्रॉ रेलिवेंट डायग्राम। अब ऐसा नहीं उल्टी सीधी जो समझ आई बना के बैठ गए। ऑलवेज ड्रॉ रेलिवेंट डायग्राम, सही है, जो लिंक करती है वो डायग्राम आपने बनानी है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सीखेंगे अपने कोर्स में इंशाल्लाह सारी बात। अच्छा, मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी ए लेवल में वर्ल्ड डिस्टिंक्शन आई हुई। अच्छा, अब मुझे खुशी तो बहुत हुई थी लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी भी बहुत थी कि यार इसने ऐसा क्या किया अपने पेपर में कि इसकी वर्ल्ड डिस्टिंक्शन आ गई। एग्जामिनर सामने बैठा था तो बड़ा अच्छा मौका था, एग्जामिनर से पूछा गया कि सर व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ डिस्टिंक्शन। एग्जामिनर कहता है कि यार जब तुम्हारा बच्चा रियल लाइफ सिनेरियोज को अपने आंसर में ऐड करता है। रियल लाइफ सिनेरियोज का मतलब ये नहीं कोक पेप्सी सेवन अप इनका नाम आप लिख के बैठ जाओ, ये तो नाम लिखना ही नहीं है, ब्रांड नेम नहीं लिखना होता अपने आंसर में। रियल लाइफ सिनेरियो का मतलब होता है टर्की में जो जलजले आए थे,
पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज में जो फ्लड्स आए थे, श्रीलंका में जो अभी मामलात हुए पड़े हैं, बांग्लादेश में जो अभी मामलात हुए पड़े हैं, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट इज मोर देन 23%। अगर तो आप ये रियल लाइफ सारे फैक्ट्स अपने आंसर में लिखते हो, आपके डिस्टिंक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते, आपके डिस्टिंक्शन के चांसेस बहुत ऊपर हो जाते। समझे बेटा बात को? लेकिन ये फैक्ट्स करेक्ट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि उल्टी पुल्टी कोई भी कहानी लिख के आ गए जी, ये हो गया तो वो हो गया, मेरे घर के बाहर रोड टूट गया, ये सब नहीं है। रियल लाइफ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नहीं पता छोड़ दो, गलत नहीं लिख। समझे बेटा बात को? ये जो कुछ मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है साल के शुरू में समझना। किसी को कोई सवाल है तो अभी पूछ लो, मैं रुका हुआ हूं। सर, इफ वी डिड नॉट ड्रॉ डायग्राम इन डी क्वेश्चन, वी कैन स्टिल मैनेज टू गेट फुल मार्क्स। बेटा ये ना डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। सॉरी टू से, क्योंकि देखिए एग्जामिनर भी एक इंसान है। एग्जामिनर का मूड अच्छा है तो बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा, मूड खराब है तो बुरे मार्क्स दे देगा। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसने बोला कि डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, बट एक बच्चे को उसने एक्स्ट्रा मार्क्स दिए हुए थे डायग्राम के। अब ये भी हो सकता है कि डायग्राम ना बनाने पे आपके मार्क्स काट दे। तो इट इज ऑलवेज बेस्ट टू स्टे ऑन द सेफ साइड। ठीक है, तो अपने को सेफ साइड पे रहना है, अपने को जो है वो टेंशन नहीं लेनी, हमने बस जो है अपना काम, वो हमने काम पूरा करना है। हिमेश समझ गए? हिमेश क्लियर है? और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? किसी को कोई सवाल है? चलो, अब हम लोग बढ़ रहे हैं बेटा अपने टॉपिक्स की तरफ। सही है, आगे बढ़ने की करते हैं। अच्छा बेटा, इकोनॉमिक्स में मेजॉरिटी काम डायग्राम पे खेला जाता है, और डायग्राम का हमने रट्टा नहीं लगाना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रट्टा लगा लेते हैं। हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने हर चीज को लॉजिकली सोचना है और लॉजिकली समझना है। अब यहाँ पे जो मैं आपको चीज सिखाने जा रहा हूं, उसको मैं कहता हूँ गेम ऑफ रिलेशनशिप्स। गेम ऑफ रिलेशनशिप्स, सही है। यहाँ पे जरा गेम समझना। भाई फॉर एग्जाम्पल, इधर मैं आ गया, ठीक है, यहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त आ गया। बेटा अगर मैं किसी जगह पे जाऊंगा तो वो भी उस जगह पे जाएगा, सही है। और अगर मैं किसी जगह पे नहीं जाऊंगा तो वो भी उस जगह पे नहीं जाएगा। अब एक चीज देख के बताओ, क्या एरोज सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? देखो, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि दोनों एरोस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब भी बेटा एरोस सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब है कि दो कमोडिटीज में पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और जब भी दो कमोडिटीज में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो बेटा कर्व हमारा ऐसा अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है, जब भी दो चीजें पॉजिटिव चल रही हैं, कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा। अब इसी को अगर मैं उलट कर दूं, भाई यहां पे मैं आ गया और यहाँ पे एक लड़का आ गया जिससे मेरी बड़ी सख्त लड़ाई हुई हुई है, हम दोनों का फड्डा हुआ है बड़ा खतरनाक। हम दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं पसंद करते। तो भाई अगर मैं किसी जगह पे जाऊंगा तो वो उस जगह पे नहीं जाएगा, और अगर वो किसी जगह पे जाएगा तो मैं उस जगह पे नहीं जाऊंगा। तो बेटा अब आप लोग अगर गौर से देखो, आपके एरोस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, दूसरा बढ़ता है तो ये वाला कम होता है। और जब भी एरोस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब है कि बेटा दो कमोडिटीज में इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप चल रहा है। और जब भी दो कमोडिटीज में नेगेटिव रिलेशनशिप चलता है, तो बेटा कर्व कैसा बनेगा आपका? डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा होगा। तो आपको ये गेम ऑफ रिलेशनशिप याद होने चाहिए कि अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो अपवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव रिलेशन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी भूल जाओ डिमांड सप्लाई क्या होती है, मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी तक। बेटा इस चीज में किसी को कोई टेंशन तो नहीं है? समझ गए? एक्टिव रहे बेटा, एक्टिव रहे, मुझे जल्दी से बताएं। सही, सेट है, चलें। बेटा हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम है डिमांड।
डिमांड की डेफिनेशन को देखो जरा। डिमांड कहता है कि यार इट इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू कंज्यूम अ सर्टेन गुड और सर्विस। कहता है कि यार डिमांड जो है ना, डिमांड जो होता है वो एक विलिंगनेस होती है। विलिंगनेस का मतलब चाहत, ख्वाहिश। एबिलिटी का मतलब कि मैं उसे खरीद भी सकता हूं कि नहीं खरीद सकता। तो बेटा जब आप किसी भी चीज को खरीदने की ख्वाहिश का इजहार करें या आप उसे खरीदने की ताकत रखते हो, आपने बेटा क्या क्रिएट कर दिया है? आपने डिमांड क्रिएट कर दी। तो डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू कंज्यूम अ सर्टेन गुड और अ सर्विस। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमारे पास फिजिक्स में मैथ्स में लॉ वगैरह आ रहे होते हैं, वैसे हमारे पास यहाँ पर भी लॉ आता है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सही है। और बेटा लॉ ऑफ डिमांड एक बड़ी सिंपल सी बात बोलता है कि एक लेमैन आदमी हो, यानी कि जिसको इकोनॉमिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, वो भी अगर ये चीज को समझे तो वो आसानी से समझ सकता है, कोई टेंशन नहीं। बेटा एक बात बताओ, अगर किसी भी गुड की प्राइस बढ़ेगी, अगर कोई भी गुड महंगा होता है, क्या आप उसे ज्यादा खरीदोगे या आप उसे कम खरीदोगे? लॉजिकल सी बात है, आप उसको बेटा पहले के मुकाबले में कम खरीदोगे क्योंकि महंगा हो गया। मैं क्यों खरीदूं भाई? ठीक है। और अगर किसी भी गुड की प्राइसेस कम होती है, कोई भी चीज सस्ता हो जाता है, तो लोग उसे ज्यादा खरीदना करें शुरू कर देंगे, यानी कि उसकी वजह से क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बेटा मुझे एक बात बताओ, एरोज आपके सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में? जल्दी से चैट में बताओ, सेम है कि ऑपोजिट है? ऑपोजिट, एक्सीलेंट, क्योंकि बेटा एरोज उल्टे पुल्टे, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ऑपोजिट। और बेटा जब भी एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेशनशिप कैसा होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है? इनवर्स, नेगेटिव। ठीक है। और जब भी प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप आता है तो बेटा मेरा कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोप। सिंपल है ना। अगर रिलेशनशिप नेगेटिव है तो कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड। हमने देखो रट्टा नहीं मारा, हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आओ बेटा। अगर मैं डायग्राम बनाने की करूं तो यहाँ पे देखिएगा, आपके पास वाई एक्सिस पे आ गई है प्राइस, आपके पास एक्स एक्सिस पे आ गई है क्वांटिटी। रिलेशनशिप नेगेटिव है तो आपका कर्व कैसे बनेगा? एकदम डाउनवर्ड स्लोपिंग। कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब समझना जरा, डायग्राम को आप लोग कैसे फर्दर डिटेल में बनाओगे। आप बोलोगे कि यार देखो इनिशियली ना मेरे पास ये वाली प्राइस लेवल चल रही है, मेरे पास ये वाली प्राइस चल रही है, और मैं उस पे इतना माल डिमांड कर रहा हूं। मैं बैठा हुआ हूं बेटा पॉइंट ए पे। सही है, प्राइस पी, क्वांटिटी क्यू, पॉइंट ए पे मैं बैठा हुआ हूं। अच्छा, अगर बेटा मेरे पास प्राइस लेवल कम हो जाती है फ्रॉम पी टू पी वन, जब मेरे पास प्राइस लेवल कम होगी फ्रॉम पी टू पी वन, तो बेटा क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ेगी, लोग ज्यादा माल खरीदेंगे। तो बेटा आप खुद देखो आपकी क्वांटिटी डिमांड कहाँ से कहाँ आ गई? वो क्यू से क्यू वन आ गई। और आप बेटा पॉइंट ए से उठ के किधर आ चुके हो? पॉइंट बी पे। इसी तरह अगर मैं कहूं कि यार आपकी प्राइस लेवल बढ़ गई, वो चली गई पी से पी टू, तो बेटा जब प्राइस बढ़ती है डिमांड क्या होती रहती है? कम होती रहती है। तो आप खुद देखो यहाँ पे आपकी डिमांड क्या हो गई बेटा? आपकी डिमांड आ गई है फ्रॉम क्यू टू। और आप पॉइंट ए से किधर चले गए हो बेटे? आप पॉइंट ए से चले गए हो पॉइंट सी के ऊपर। इस डायग्राम में समझने में किसी को कोई परेशानी हुई है तो बताओ। जबरदस्त, जबरदस्त। वो कहाँ है? और कौन कौन अपने पास है? हिमेश, सही है, जबरदस्त। किसी को कोई टेंशन नहीं हो रही, सारे मामला अपने इजी चल। अब बेटा डायग्राम तो बना दिए, डायग्राम को एक्सप्लेन भी तो करना है। असल प्रॉब्लम है एक्सप्लेन कर। बात सुनो बेटा, मुझे ये बताओ, ये जो हमारे पास क्वांटिटी कभी कम हो रही है, क्वांटिटी कभी बढ़ रही है, ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है प्राइस की वजह से। किस वजह से हो रहा है? प्राइस की वजह से। कैसे? प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी
बढ़ गई। यानी कि जब मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूंगा, मैं पहला पॉइंट अपना ये लिख सकता हूं कि मेरे पास कौन से फैक्टर्स चल रहे हैं, प्राइस फैक्टर्स, कि यार प्राइस की वजह से आपकी क्वांटिटी जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। पहला पॉइंट समझ आ गया, प्राइस फैक्टर वाला। थम्स अप देते रहे। जबरदस्त। अच्छा, प्राइस फैक्टर हो गया अपना। बेटा दूसरी बात मुझे ये बताओ, जब मेरे पास प्राइजेस चेंज हो रही हैं, क्या मैं एक ही लाइन पे ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूं या मैं नई नई लाइंस बना रहा हूं? मैं बेटा एक ही लाइन पे ऊपर नीचे कर रहा हूं, कभी मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा हूं, कभी पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जा रहा हूं। तो इसको हम लोग दूसरे पॉइंट किस तरह लिखेंगे, हम कहेंगे मूवमेंट अलोंग द कर्व। मूवमेंट अलोंग द कर्व, कि भाई मेरे पास मूवमेंट अलोंग द कर्व चल रही है, एक ही लाइन पे मैं ऊपर नीचे होता जा रहा हूं। फर्दर आगे बात सुनो। बेटा मेरे हिसाब से प्राइस एक वाहिद चीज नहीं है जिसकी वजह से आपकी डिमांड पे अफेक्ट आता है। भाई सर्दियां आ गई तो लोग कॉफी ज्यादा पियेंगे, आइसक्रीम कम खाएंगे। गर्मियां आ गई तो लोग कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पियेंगे। भाई मैं अमीर हो गया, मैं पहले के मुकाबले में ज्यादा स्पेंडिंग कर सकता हूँ, सही है। सलमान खान ने जी ये वाली शर्ट पहनी है तो मैं ये वाली शर्ट पहनूंगा, यानी कि ट्रेंड। अब ये वो चीजें हैं, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, सही है, ये वो चीजें हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट कर रही होती हैं, बट इनका लिंक प्राइस से कोई नहीं होता। समझे बात को? यानी कि सिर्फ प्राइस एक ऐसा वाहिद फैक्टर नहीं है जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि इनकम हो गया, वेदर हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ट्रेंड हो गया, फैशन हो गया, इससे भी तो डिमांड ऊपर नीचे होती है। लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, क्या मैंने कहीं भी इनके बारे में जिक्र किया? जल्दी से बताओ, क्या मैंने कहीं भी इनके बारे में जिक्र किया, ट्रेंड फैशन वगैरह के बारे में? फौरन से बताओ। नहीं। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे पास नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं, जितने भी मेरे पास वो फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस से हट के हैं, मैं उन सबको इग्नोर कर रहा हूं। मैं उन सबको कांस्टेंट लेके चल रहा हूं। तो बेटा इस टर्मिनोलॉजी को क्या कहा जाता है? इस टर्म को कहा जाता है सिट्रस पैरिबस। क्या कहते हैं इसको? सिट्रस पैरिबस। सिट्रस पैरिबस बोलता है, अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर, फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर, कॉमा, all other factors are constant। क्या मतलब है बेटा, समझना। इसकी डेफिनेशन एमसीक्यू में टेस्ट हो सकती है, तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। कहता है कि यार अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे कौन है? प्राइस। वेरिएबल का मतलब वो चीज जो बार बार चेंज हो सकती है, सही है। तो यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर कौन है? आपका प्राइस। अपार्ट फ्रॉम प्राइस, ऑल अदर फैक्टर्स जैसे कि इनकम, वेदर, पॉपुलेशन, टेस्ट, क्लाइमेट, ये वो, ये सब क्या है? कांस्टेंट। इन सबको मैंने क्या कर दिया? इग्नोर। मैंने कहा मैं इनकी बात ही नहीं करता, मुझे इनकी बात ही नहीं करनी, मैं सिर्फ प्राइस की बात करूं। समझे? इसे कहते हैं सिट्रस पैरेबस। और लास्ट पॉइंट जो आप अपनी एक्सप्लेनेशन में लिखोगे, बेटा जब भी मूवमेंट अलोंग द कर्व आती है ना, यानी कि देखो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा हूं, या मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी जा रहा हूं, जब भी मूवमेंट अलोंग द कर्व आती है, तो आप उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखते, आप उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलोगे। बेटा अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है, यानी कि वो राइटवर्ड जा रही है, इंक्रीज के बजाय आप उसको लिखेंगे एक्सटेंशन, सही है। और अगर वो कम हो रही है, लेफ्टवर्ड जा रही है, तो आप उसको डिक्रीज के बजाय बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए बेटा बात को? स्टूडेंट्स बेटा समझ गए सारी बातें? बताएं, कोई टेंशन तो नहीं है? कोई सवाल तो नहीं है? जबरदस्त। और सेट है। चलो, अब मैं आप लोगों को जरा एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ नोट्स की, कि डायग्राम मैंने कैसे एक्सप्लेन की हुई है, एक मरतबा उसको पढ़ ले।
और उसके बाद फिर लेक्चर कॉपी कीजिएगा। बेटा ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन खुली हुई है, पढ़ लें इसको एक मरतबा। सर लाइव रिकॉर्डिंग विल बी पोस्टेड आफ्टर क्लास, बेटा ये उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जो स्टूडेंट्स इनरोल हो जाएंगे, उनको ड्राइव का एक्सेस मिलेगा, और वो रिकॉर्डिंग सारी वहां पे अपलोड होती रहेंगी आफ्टर क्लास। तो अगर किसी बच्चे का जेन्युइन रीजन की वजह से ऑफ होता है, ऐसा नहीं कि मेरा मूड नहीं था तो मैं आया नहीं, जेन्युइन रीजन की वजह से ऑफ होता है, तो मैं उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा।